हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल शासन व्यवस्था और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। सद्र यानी सद्र उस सद्र जब न्याय विभाग के प्रमुख का काम करता था तो अब उसे काजी के नाम से जाना जाता था। लगानहीन भूमि यानी मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी का होता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बंटे थे। जिस प्रकार से आज देश को राज्यों में, राज्य को जिला में, जिला को प्रखंड में, फिर प्रखंड को पंचायतों में बांटा गया, उसी प्रकार से उस समय बांटा गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। उसके बाद है मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। मुगल काल में कौन से अधिकारी का किस काम से प्रयोग होता था उसके बारे में दिया गया है। जैसे सूबेदार, इनका काम था प्रांतों में शांति स्थापित करना और प्रांत कार्यकारिणी के प्रधान होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था, यानी शासक का जो दीवान होता था सेंट्रल सरकार का, उसके प्रति यह जवाबदेह होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमुलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल का काम ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। किसके काल में की गई थी? तो यह शाहजहां के काल में की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयुगल या मदद मास भूमि। ठीक है, खालसा भूमि जो होती थी यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी, यानी किसी अधिकारी या पदाधिकारी को तनख्वाह के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? जागीर भूमि कहते थे। सयुगल या मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पत्ती राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा कड़ोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1 रुपये में 40 दाम होता था और जो कड़ोरी होता था वह अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करता था और इसकी नियुक्ति 1573 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भूमि था पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, यानी वर्ष में लगभग 2 बार इसमें खेती होती थी, 2 बार फसल करते थे।
प्रति इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, और चाचर इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर भूमि या खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद काश्त, एक किसान उसी गांव के भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी होते थे। दूसरे किसान होते थे पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और तीसरा मुजारियन, खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करने वाले को मुजारियन कहा जाता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही अपना एवं नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया था। मुगलकालीन लगान वसूल करने की कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे गल्ला बख्शी व्यवस्था। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था, और यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती व्यवस्था में बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। ठीक है। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था, और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे। 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। यह एक तरह का मनसब जो होता था एक तरह का रैंक होता था, और इस रैंक के आधार पर अधिकारी का वेतन और भत्ता मिलता था। देखिए, जात से व्यक्ति के वेतन व प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। कितनी थी? 79 हो गई थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था, और अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है, और उनके वेतन और दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ठीक है। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे, और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी थे। शाही कार्यालय के लिए अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसे देख पाएँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।